नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में जो ये राजनीतिक संकट चल रहा है उसमें क्या अमेरिकी हस्तक्षेप है या घरेलू आक्रोश के कारण ये मुख्यतः हो रहा है। ये समस्या आई है। इसे भू राजनीतिक एवं घरेलू संदर्भ में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें ये क्यों क्यों कहा जा रहा है कि इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट है। इसका मुख्य कारण है कि केपी शर्मा ओली एक तरह से चाइना समर्थित सरकार के का नेतृत्व कर रहे थे और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, जो चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी वो भागीदार थे और इंडिया के अगेंस्ट उनका बराबर ही टफ स्टैंड रहता था। तो वो भी एक कारण है कि कहा जाता है कि वो चाइना समर्थित थे और चाइना की तरफ उनका झुकाव था। अच्छा, वहाँ पर जो युवा के द्वारा जेनजी के द्वारा ये अपराइजिंग मतलब आंदोलन जो उत्पन्न हुआ और जिसके कारण केपी शर्मा ओली को रेजिग्नेशन देना पड़ा, उससे मुख्यतः यूएस और वेस्ट को फायदा होगा। तो इसके चलते भी मतलब ये कहा जाता है कि मतलब ये आंदोलन यूएस संचालित था। एक यूएस का वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा था, एमसीसी यूएस ग्रांट प्रोजेक्ट है, जो कि जिसमें कहा गया है कि वहाँ पर मतलब एनर्जी सेक्टर में और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स की बात कही गई थी। तो मतलब चाइना जिसके पक्ष में नहीं था और ये अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक टूल की तरह रणनीतिक हथियार के रूप में वो चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाह रहा था। तो एक मतलब ये भी है कि मतलब इससे केपी शर्मा ओली के रहते हुए ये संभव नहीं था अमेरिका का ये प्रोजेक्ट। तो इसलिए दिया जाता है कि केपी शर्मा ओली को हटा के नई गवर्नमेंट जब आएगी तो अमेरिका ये प्रोजेक्ट वहां पर लागू कर सकती है, जिससे भी ये मतलब आशंका पैदा हो रही है कि ये वेस्ट और अमेरिकी संचालित आंदोलन था, जिसके चलते केपी शर्मा ओली को रिजाइन देना पड़ा। लेकिन ये भी कहा जाता है इसका कोई एविडेंस है, इसका कोई क्या मतलब सबूत है कि ये यूएस के द्वारा डायरेक्टली फंडिंग था या ये जो प्रोटेस्ट हुआ वो ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रूफ नहीं है कि यूएस फंडिंग था या ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया यूएस के द्वारा। तो ये कहा जाता है कि ये मूवमेंट सोशल मीडिया के द्वारा फैला और ये मुख्यतः वहाँ के जमीनी स्तर के लोगों के द्वारा ही फैला हुआ था, जिसके कारण मतलब जिसका कारण कई बतलाए जाते हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तात्कालिक कारण कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर बैन जो हो गया तो इससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये मतलब अचानक फट के बाहर आ गया और ये सारी चीज़ें हुई। यूएस एम्बेसी तो कहा जा रहा है कि बोल रहे हैं कि इसमें मतलब वो रिस्ट्रेंट रखने के लिए बोले हैं और डायलॉग और डिस्कशन से इस समस्या को समाधान करने के लिए वो बोल रहे हैं। लेकिन जो रियलिस्टिक कारण लोग बतला रहे हैं, जो घरेलू कारण थे, उसमें भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी की बढ़ती हुई संख्या और सोशल मीडिया का बैन होना तात्कालिक कारण माना जाता है। ये सभी कारण थे मिलकर जो ये वहाँ के जेनजी में एक तरह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया और इसके अगेंस्ट वहाँ के लोग सड़कों पे उतर आए और ये आगजनी हिंसा, जान माल की क्षति वहाँ पर हुई, जो कि किसी भी तरह से नेपाल के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये सब देखना पड़ा ना वहाँ के लोगों को। जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड में कहा जाता है कि चाइना बैक्ड ओली गवर्नमेंट जो कि चाइना के फ्रेंडली था और वो भी मतलब न इंडिया के लिए अच्छा था न तो वो तो मतलब अमेरिका के लिए अच्छा था। तो वो भी एक कारण बतलाया जा रहा है। इंडिया के लिए तो एक तरह से मिक्स्ड है ये, क्योंकि मतलब इंडिया के नेबर में अगर पड़ोस में अगर इस तरह का इंस्टेबिलिटी हो तो यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है।
लेकिन क्योंकि वो ओली केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट वो स्टैंड बराबर लेते रहते थे, तो उसके जाने से इंडिया, अगर कोई दूसरी नई गवर्नमेंट हुई, इंडिया मतलब फ्रेंडली रही, तो उससे इंडिया को फायदा भी होगा। और एक तरह से जो इंडिया का एक बॉर्डर है उधर मतलब शांति स्थापित होने पे इंडिया के लिए अच्छी बात है। और वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स को इससे फायदा इसलिए हुआ क्योंकि एक तरह से चाइना का एक वहाँ के गवर्नमेंट पे जो इन्फ्लुएंस था वो कमजोर पड़ेगा, जिससे चाइना का वर्चस्व वहाँ कम होगा। तो ये सब मतलब मोर रियलिस्टिक कारण बतलाए जाते हैं वहाँ पर, ये जो आंदोलन हुआ नेपाल में। जियो पॉलिटिकल मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुख्यतः 3 देश हैं, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। तो चाइना के लिए तो है कि वहाँ पर उनकी समर्थित सरकार थी ओली, जो कि एक तरह से उसके कठपुतली के तौर पर काम करती थी, और वो जब जो चाहते थे वैसा करवाते थे। तो ये तो चाइना के लिए मतलब शुभ समाचार नहीं है। इंडिया के लिए, इंडिया के मतलब पड़ोस में एक एंटी इंडिया स्टैंड वाले गवर्नमेंट था, जो के पी शर्मा थे, जो कि इंडिया के अगेंस्ट बराबर बयान देते रहते थे। तो उसके जाने से मतलब इंडिया को एक मतलब चांस मिलेगा नई गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को नए तौर पर सेट करने के लिए, नए तौर पर इसको इम्प्रूव करने के लिए। बॉर्डर जो है, बॉर्डर टेंशन भी इंडिया के साथ उनका कम होगा, लेकिन मतलब इंस्टेबिलिटी पूरी तरह से वहाँ पर मतलब अस्थिरता खत्म होनी चाहिए नेपाल में, तभी ये सब संभव है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये अच्छा है क्योंकि इससे वहाँ पर उनका एक जो प्रोजेक्ट था अमेरिका का, जिसे अमेरिकन एड एजेंसी मिलेनियम कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट, शॉर्ट में उसे एमसीसी कहा जाता है, वो अपने मन मुताबिक वहाँ उस प्रोजेक्ट को चला पाएंगे। इस प्रोजेक्ट में मुख्यतः ये था कि वहाँ पर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिफॉर्म्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट वहाँ पे मतलब इसमें लाएंगे, और वहाँ पे मतलब जिससे नेपाली लोगों को फायदा हुआ, ये कहा कि ये उन्होंने ये एमसीसी प्रोजेक्ट, इम्पैक्ट प्रोजेक्ट उन्होंने लाया है, जो उनको चलाने में और आसान हो जाएगा, और एक तरह से उनका सॉफ्ट पावर जो रीजन में वो और नेपाल में बनाने में अमेरिका को काफी सहूलियत मिलेगी। रियल में तो ये कहा जाता है कि ये प्रोटेस्ट होम ग्रोन था, लेकिन और किसी भी तरह का मतलब फॉरेन हैंड नहीं था, लेकिन फॉरेन हैंड को इससे फायदा मिलेगा। अमेरिका, वेस्ट, इंडिया को भी हो सकता है कुछ फायदा है, प्रो इंडिया गवर्नमेंट वहाँ बन जाए तो मतलब इससे फायदा मिलेगा। लेकिन रियल मतलब कहा जाता है कि ये करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल मीडिया पर बैन के कारण ये प्रोटेस्ट वहाँ पर आंदोलन चलाया गया, लेकिन सच्चाई वास्तव में इससे कहीं दूर है। और ये सिर्फ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल मीडिया बैन के कारण नहीं, ये कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी तो है, करप्शन तो चरम पे है, और सोशल मीडिया पे बैन लगाना भी एक कारण है। लेकिन फॉरेन देशों का हाथ भी इसमें है, इस आंदोलन को मतलब चलाने में। निष्कर्ष तो के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट तो मुख्यतः मतलब घरेलू ही थे और वहाँ के लोगों के द्वारा संचालित थे, लेकिन यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है इसमें फॉरेन हैंड भी, विदेशी हाथ भी होने की संभावना है, जिसके होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें पूरी तरह से शंका है कि बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज के भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और वहाँ की मतलब जो आगे आने वाली गवर्नमेंट होगी उसमें हो सकता है फॉरेन हैंड, यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज का उसमें सरकार बनाने में और भी चीज़ों में मतलब उनका हस्तक्षेप हो, जो कि आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। नेपाल एक मतलब ट्राई जंक्शन में एक तरह से खड़ा है, इंडिया, चाइना और यूएस के स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल में। तो इंडिया और चाइना तो नेपाल का पड़ोसी देश है, और यूएस जो कि अपने आप को सब जगह टांग घुसाने के लिए वो मतलब माना जाता है, वो भी अपना मतलब इसमें अपना हित देखता है। तो इससे मतलब जिसके चलते ये सारा समस्या वहाँ
उत्पन्न हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वहाँ की जनता समझेगी, क्योंकि ये अगर किसी भी तरह की ये अस्थिरता इसी तरह चलती रही तो वहाँ के नेपाल के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे गरीबी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। आप वहाँ के अपने ही मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग को जला रहे हैं, अपने ही मतलब लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े ऑफिस हैं, अगर इससे आप जला के आप अपनी ही प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। अमेरिका या इंडिया की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आप ही के द्वारा टैक्स दिए गए पैसे से बनाया गया है। तो इससे ये समझना पड़ेगा और इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और वहाँ को मतलब नई सरकार को शांति बहाल करके मतलब वहाँ के विकास के लिए काम जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। तभी भारत के लिए भी अच्छा होगा और नेपाल के लिए भी अच्छा होगा। भारत कभी नहीं चाहता कि नेपाल में अस्थिरता इसी तरह लंबी समय तक बनी रहे वहाँ और वो मतलब गृह युद्ध की स्थिति बनी रहे। तो मतलब यह बहुत जरूरी है कि वहाँ पर जल्द से जल्द शांति स्थापित हो, चाहे वो जिसके नेतृत्व में हो। नेपाली जनता वो चुनाव करेगी और डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। इसी तरह के और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों और अपना समर्थन दें। आपके समर्थन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बना सकूं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।